Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 3 में जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2। इसमें से ऑडिटिंग आपको 50% आएगा पूरे सब्जेक्ट में, यानी आपका हाफ पेपर थ्योरी है। उसमें यूनिट नंबर 4 में लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है मैनेजमेंट ऑडिट। ये कॉस्ट ऑडिट के साथ में आता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट लास्ट लेक्चर में हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन किए थे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सेकंड क्वेश्चन दैट इज हमने किया था डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया था वो था ऑब्जेक्टिव, वी कैन से इम्पोर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट नोट और डिफरेंस के बाद आज हम मैनेजमेंट ऑडिट के सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। लगभग 3 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से एक ही आईएमपी है टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो 2-3 क्वेश्चन ही करने हैं। साथ में आज हम लेक्चर एंडिंग करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट को, तो उसमें यूनिवर्सिटी में पूछे गए एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। यानी कुल मिला के आज मैनेजमेंट ऑडिट को कंप्लीट करना है। तो आज के लेक्चर में मैनेजमेंट ऑडिट में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू वो आपको ज़्यादा फोकसली करना है। 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर लेंगे मैनेजमेंट ऑडिट के। क्लियर? तो स्टार्ट करें मैनेजमेंट ऑडिट। चलिए मैनेजमेंट ऑडिट आज के लेक्चर की शुरुआत करें हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक्स को एक्सप्लेन करो। कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इसको हमने कहा है क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट के प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो 3 के बाद ये सीक्वेंस में 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हो। और आज के ये जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। तो मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक को हमें समझाना है। आगे आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंट्स की टेक्निक्स को देख चुके हो, पर ये मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक है। यानी अकाउंट की टेक्निक और ऑडिट की टेक्निक में मोस्टली कुछ पॉइंट कॉमन रहेंगे। ऑडिट करना है तो भी हमें ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी और अकाउंट करना है तो भी हमें वही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो मोस्टली पॉइंट्स आपको कॉमन मिलेंगे मैनेजमेंट अकाउंट की टेक्निक और मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मटेरियल कॉपी में दिया हुआ है। तो शुरू कर रहा है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। उसमें सबसे पहला पॉइंट दैट इज रेशियो एनालिसिस। देखो यहाँ पे है ना, मैंने पॉइंट लिया है और साथ में उसका इमेज लिया है जो आपको वो पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट समझने में बहुत ही आसानी हो। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर टेक्निक रहता है, मेरा भी एक टेक्निक है कि कोई भी पॉइंट्स हो तो उसमें साथ में जब भी कोई इमेज हम ले सकें तो उसको इमेज के साथ शो करना ताकि आपको टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस के साथ आपको एक इमेज दिखेगा। यहाँ पे मैंने ना एक्सप्लेनेशन करना है आपको। तो जो सेंटेंसेस है, जो पूरा थ्योरी है, वो आपको मटेरियल में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पॉइंट लिखूंगा, यहाँ पे पॉइंट आपको दिखेगा, साथ में इमेज दिखेगा और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। चलिए, तो मैनेजमेंट ऑडिट में सबसे पहला पॉइंट है रेशियो एनालिसिस। ये मैनेजमेंट ऑडिट की एक टेक्निक है। जैसे आप मैनेजमेंट अकाउंट में रेशियो एनालिसिस करते हो ना, वैसे ऑडिटिंग में भी रेशियो एनालिसिस से ही उसका ऑडिट किया जाता है। यहाँ लोहा लोहे को काटता है, यानी कि आप जो अकाउंट लिख रहे हो, रेशियो एनालिसिस आप कर रहे हो मैनेजमेंट अकाउंट में, तो ऑडिटिंग के लिए भी आपको रेशियो एनालिसिस करना है। यानी कि अगर मुझे चेक करना हो तो मुझे रेशियो एनालिसिस के सारे फार्मूलाज, जो टेक्निक है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग होती है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑडिट की वन ऑफ द टेक्निक क्या हुई? रेशियो एनालिसिस। वो भी रेशियो एनालिसिस करता है ताकि वो चेक किया जाता है कि दो चीज़ों के बीच में जो रिलेशन उन्होंने फाइंड आउट किया है क्या वो सही है, क्या उन्होंने करेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ किए हुए, तो वो चेक करना दैट इज़ मैनेजमेंट ऑडिट। ये पॉइंट आपको ऑडिट के बेस पे समझाना है। आप गलती से ये मत समझाना है कि मैनेजमेंट अकाउंट में रेशियो एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे ऑडिट में उसको चेक किया जाता है, तो वो लोग यूज़ करता है रेशियो एनालिसिस। सेकेंड दैट इज़ इंटर फॉर्म कंपेरिजन।
देखो अगर मुझे मैनेजमेंट ऑडिट करना है, अगर मैं चलो मान लो कि मैं मैनेजमेंट ऑडिटर हूँ, मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ कंपनी का मैनेजमेंट ऑडिट, तो मैं सबसे पहला काम ये भी करूँगा कि 2-3 ऐसे जो फॉर्म है ना उसको कंपेयर करूँगा, इंटर फॉर्म कंपेरिजन करेंगे, ताकि पता चले कि भाई हमारी कंपनी ने मैनेजमेंट कितना अच्छा किया, दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में आपका वर्क कितना अच्छा है। तो ये भी मैनेजमेंट ऑडिट की वन ऑफ द टेक्निक है। वो लोग क्या चेक करते हैं कि भाई अपनी कंपनी ने दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में कितना अच्छा वर्क कर रही है। तो इंटर फॉर्म कंपेयर करना कंपलसरी है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे पता चलता है कि भाई आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है। अगर मार्केट में आपकी जैसी 50 कंपनियां हैं, हाँ वो भी वर्क कर रही है, तो उनकी कंपैरिजन में आपकी कंपनी ने कितना अच्छा वर्क किया। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, इंटर फॉर्म कंपैरिजन करता है, राइट। नेक्स्ट टेक्निक अगर हम देखें तो वो है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट फिगर। देखो मैनेजमेंट कॉस्ट के बिना अधूरा है, यानी अगर आप मैनेजमेंट अकाउंट भी कर रहे हो ना तो वो कॉस्ट के बेस पे अपनी फ्यूचर पॉलिसीज़ बनाता है। हाँ आगे हमने कई बार देखा हुआ है कि मैनेजमेंट ऑडिट में वो लोग पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है वो कितना इफेक्टिव है वो चेक करता है। तो उसके लिए आपको क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, उन्होंने पॉलिसी अच्छी बनाई थी कि नहीं बनाई थी, उन्होंने जो प्रोसीजर किया था वो ठीक से किया था या नहीं किया था, उसके लिए आपको है ना कॉस्ट फिगर का एनालिसिस करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट भी कॉस्ट फिगर्स को एनालिस करता है, यानी वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो मैनेजमेंट पॉलिसीज प्लान देख लिए मतलब आपका काम खत्म। अगर आप मैनेजर ऑडिटर हो तो आपको एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे कि चलो कॉस्ट में आपको जो फ़ायदेमंद थी, सपोज एक एग्जांपल दे दूँ आपको कि सपोज कंपनी 10 प्रोडक्ट बना सकती है और 10 प्रोडक्ट में से उनके लिए 8 प्रोडक्ट ही फ़ायदेमंद है, हाँ 2 प्रोडक्ट तो उनकी ज़्यादा बिक नहीं रही है, तो आपको ये कॉस्ट रिकॉर्ड दिखा देगा कि 10 में से 8 प्रोडक्ट ही फ़ायदेमंद है, 2 प्रोडक्ट यूजलेस है, मतलब वो कम प्रॉफिटेबल है। तो मैनेजमेंट ने क्या फ्यूचर पॉलिसी में ये चीज़ देखी है कि ये 2 प्रोडक्ट हमें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि उसमें हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैनेजमेंट अकाउंट उसी के बेस पे लिखे जाता है। तो जाहिर सी बात है आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा, कॉस्ट के बाद आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट ने अच्छा वर्क किया। तो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट फिगर इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंस राइट फॉर मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट की ये भी एक टेक्निक हो जाती है। नेक्स्ट वाली टेक्निक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिव्यू ऑफ बजट, यानी विदाउट बजट आप मैनेजमेंट ऑडिट कर ही नहीं पाओगे। जब आप मैनेजमेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे बजट आप बनाते हो, राइट। आपने ये ऑलरेडी ये टॉपिक प्रैक्टिकली भी पढ़ चुके हो। तो जो बजट्स आप बनाते हो उसका रिव्यू करना ज़रूरी है। हाँ जो बजट बनाया था क्या वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हुआ, तो अगर बजट के जितना आप सपोज़ आप सेल बजट आपने बनाया था तो क्या वो बजट के जितना आपने सेल अर्न किया, कैश बजट था तो क्या आपके पास उतना कैश मेंटेन हो रहा है, वॉट एवर द सिचुएशन, जो बजट आपने बनाया था क्या आपकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद था। तो मैनेजमेंट ऑडिट में ये चीज़ अगर कंसिडर करोगे तो आपका काम इजीली ऑडिटिंग का हो जाएगा। यानी जो बजट में आपने बोला था, जो पॉलिसी या जो बजट आपने प्रिपेयर किया था तो उसके मुताबिक काम हुआ हो तो मैनेजमेंट अच्छा वर्क कर रहा है, नहीं तो वो अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है और मोस्टली यूटिलाइज की जाने वाली टेक्निक है कि वो लोग क्या करते हैं, बजट को रिव्यू करते हैं, बजट को चेक करते हैं। हाँ चेक करने से ऑडिटिंग वर्क हो जाता है, हाँ हो जाता है। इफेक्टिवनेस को चेक करना है तो उसमें हमें एनालिसिस क्या करना पड़ेगा, क्या रिव्यू करना पड़ेगा, बजट। तो वो चेक करने से मैनेजमेंट ऑडिट हो जाता है। तो बजट को देखना भी ज़रूरी है मैनेजमेंट ऑडिट के लिए। नेक्स्ट वो भी उसके जैसा है, रिव्यूइंग इंटरनल ऑडिट। देखो कई बार होता है कि मैनेजमेंट ऑडिट करने से पहले या कॉस्ट ऑडिट करने से पहले कंपनी के अलग अलग अकाउंटेंट होते हैं, जैसे वो आपने सुना होगा सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी वो लोग कुछ भी अकाउंट, कोई भी अकाउंट लिखते हैं, फाइनेंशियल लिखते हैं, कॉस्ट लिखते हैं या फिर मैनेजमेंट लिखते हैं, तो वो लोग है ना इंटरनली चेक करने के लिए इंसान ही रख देते हैं। जैसे कि एक का काम दूसरा इंसान चेक करे तो वो लोग भी इंटरनल ऑडिट कर लेते हैं, यानी कि कोई ऑडिटर ऑडिट करने से जाए उससे पहले ही वो लोग अपने इंटरनल ऑडिट करके बैठे हुए होते हैं ताकि उनकी रेपुटेशन स्पॉइल ना हो। सीधी सी बात है, अगर मेरी कंपनी में कोई ऑडिट करने आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने अकाउंट्स को पहले से ही वेरीफाई करवा के रखूँगा, इंटरनली वेरीफाई करवाऊँगा, ताकि जब भी कोई बाहर का इंसान ऑडिट करने आए ना तो वो हमारी कंपनी में नेगेटिव इंप्रेशन लेके ना जाए। तो यहाँ पे जब भी इंटरनल ऑडिट पहले से किया होता है तो हमें मैनेजमेंट ऑडिट में उसको भी देख लेना है कि इंटरनली उन्होंने कुछ मिस्टेक दिखाई थी क्या, उन्होंने इंटरनल ऑडिट में कोई पॉइंट्स मेंशन किए थे
जिससे हमें ऑडिटिंग में आसानी रहे। यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट करना है तो सबसे पहले उनके इंटरनल ऑडिट को रिव्यू कर लो, उनको चेक कर लो, ताकि आपको कुछ पॉइंट्स उसके कंपनी के बारे में जानकारी दे सके। जनरली कोई गलत वर्क ऐसा शो नहीं करता, पर इंटरनल ऑडिट चेक करने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती है, जैसे कि कंपनी में कितना रिस्क है, उन्होंने काम क्या किया है, कैसा उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है। इंटरनल ऑडिट में सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है। क्लियर? साथ में इमेज भी आपको वही चीज़ शो करा है, सो इमेज से आपको वो पॉइंट्स याद रह सकते हैं। तो ये टेक्निक पढ़ने के लिए ऑनलाइन में बेस्ट है कि पीपीटी में आप पॉइंट्स के साथ उसके इमेजिनरी फिगर देखो, राइट। ये फिगर डायरेक्टली कभी कभी मैच नहीं करते, बट इनडायरेक्टली वो टॉपिक के जो पॉइंट है उसके साथ मैच कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो है जो कि वेरिएंस एनालिसिस आपको दिखा रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को भी आपको मैनेजमेंट ऑडिट में कंसिडर करना है। ये उसकी मैनेजमेंट अकाउंट की टेक्निक भी है और मैनेजमेंट ऑडिट की भी वन ऑफ द टेक्निक है। क्यों? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आप मीनिंग जानते हो, वेरिएंस एनालिसिस, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड फिगर्स। तो वो आपके लिए वेरिएंसेस है, जो आपने सोचा था और एक्चुअल में जो हुआ उन दोनों के बीच में वेरिएंस अराइज हुआ। तो अगर नेगेटिव है वेरिएंसेस तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट ने अच्छा वर्क नहीं किया। हाँ, नेगेटिव वेरिएंसेस अराइज हो, आपने जो सोचा था और जो हुआ उसके बीच में माइनस डिफरेंस हो, नेगेटिव वेरिएंसेस आ रहा है, तो उसका मतलब यही साफ साफ होता है कि मैनेजमेंट अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस करने से बिजनेस की एफिशिएंसी को डायरेक्टली चेक किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट की वन ऑफ द टेक्निक भी वही हुई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, क्योंकि आपको उसमें पता चल रहा है डायरेक्टली, जैसे कि उसमें बहुत सारे वेरिएंसेस है, मटेरियल, लेबर, हाँ, वो जो होता है सेमी वेरिएबल होता है, फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, और उसमें सेल वेरिएंसेस भी आता है। तो बहुत सारे वेरिएंसेस हैं जिसको आप कंपेयर करने से आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट ने अच्छा वर्क किया कि नहीं किया। तो वो भी आपके मैनेजमेंट ऑडिट की वन ऑफ द टेक्निक हुई। क्लियर हो रहा है? सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए और उसके साथ में एक इमेज डाला हुआ है। अब आपको होमवर्क पे जब भी ये क्वेश्चन लिखना हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पॉइंट्स याद रखें, उसको ही डायरेक्ट अपने आप लिखो, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जब भी आप होमवर्क में लिखोगे सिर्फ पॉइंट को एक्सप्लेन करना है आपको। चलिए, मैनेजमेंट ऑडिट की जो टेक्निक्स है उसमें लास्ट टेक्निक है ऑपरेशन रिसर्च। देखो, ये जो ऑपरेशन रिसर्च है यानी कि आपका प्यारा प्यारा स्टैटिस्टिक, ये एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंट की भी टेक्निक है। मैनेजमेंट अकाउंट भी ऑपरेशन रिसर्च स्टैटिस्टिक को यूज़ कर रहा है और ऑडिट भी उसको यूज़ कर रहा है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जनरली आप अकाउंट लिखो या उसको चेक करो, आपको स्टैटिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। लिखा है वो सही लिखा है, गलत लिखा है, तो जब भी कोई कैलकुलेशन हो, जैसे कि रेशियो एनालिसिस है, ऑपरेशन रिसर्च है, उसमें आपको फॉर्मूलाज वगैरह आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप ऑडिट कर पाओगे ना। तो ऑपरेशन रिसर्च की जनरली क्या ज़रूरत पड़ती है? तो जब भी कोई फ्यूचर का एस्टिमेशन की बात आती है तो मैनेजमेंट को एस्टिमेशन बहुत बार करना पड़ता है, फ्यूचर रिगार्डिंग उनको एस्टिमेशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई एनालिसिस करना हो, इवैल्यूएशन, तो ऑपरेशन रिसर्च बेस्ड रहता है। तो मैनेजमेंट अकाउंट भी ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ कर रहा है, एज वेल एज मैनेजमेंट ऑडिट भी ऑपरेशन रिसर्च को एज अ टेक्निक यूज़ कर रहा है। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो ऑपरेशन रिसर्च वो भी उसकी वन ऑफ द टेक्निक है। और इसी के साथ जो मैनेजमेंट ऑडिट की सारी टेक्निक्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये चैप्टर जो मैनेजमेंट ऑडिट है, 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बारी, उसमें हम लेने जा रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, यानी आपको शॉर्ट नोट लिखना है मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। आगे हमने एक शॉर्ट नोट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो था मैनेजमेंट ऑडिट की शॉर्ट नोट और वो आईएमपी था, पर मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट ये बहुत ही कम बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर हम सिलेबस वाइज जाए या फिर यूनिवर्सिटी में एक भी बार अगर पूछा हो तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस तो ऑलवेज रहते ही है, भले बहुत कम पूछे, पर वो क्वेश्चन हमें देखना तो चाहिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर सीखने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बारे में, जो मैनेजमेंट ऑडिट का रिपोर्ट है उसके बारे में जानना है। सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना है, तो क्या समझना पड़ेगा? मीनिंग। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट का मीनिंग देख लेते हैं जी। जनरल कोई भी रिपोर्ट का मीनिंग आप कह सकते हो। अ गुड बिजनेस रिपोर्ट इज अ कम्युनिकेशन दैट contains actual information or organized and
प्रोसेस प्रेजेंटेड इन क्लियर एंड करेक्ट। यानी कि कोई भी अगर बिजनेस का अच्छा रिपोर्ट जिसको आप कह सकते हो वो कैसा होता है, जिसमें कम्युनिकेशन हो, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल हो वो रिपोर्ट में, ऑर्गेनाइज्ड हो, हाँ ठीक तरीके से लिखा गया हो, यानी कि जो जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज का मतलब अच्छे से लिखा गया हो, वेल ऑर्गेनाइज, जो चीज़ें लिखनी चाहिए वही सारी चीज़ें बताई हो, वेल ऑर्गेनाइज हो एंड प्रेजेंट अच्छे से किया हो, जिसको आपको पढ़ने में भी क्लैरिटी हो और एकदम करेक्ट, गलत कुछ भी ना लिखा हो, जानबूझ के गलत दिखाया ऐसा नहीं, करेक्टनेस, जो ट्रू है जो सही है वही दिखाया हो, तो उसको आप बिजनेस का रिपोर्ट कह सकते हो। जैसे आप ऑडिट रिपोर्ट के बारे में नहीं बोलते, ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल का होता है, ये मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट ये मैनेजमेंट के बारे में होता है, तो मैनेजमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हो, वो आपके लिए नॉर्मल रिपोर्ट कह सकते हो। अच्छा, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट पूछे ना तो आपको रिपोर्ट के बारे में ही लिखना है अल्टीमेटली, पर पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा होना चाहिए, मैनेजमेंट का। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले मैंने मीनिंग बताया आपको, अब उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव रिपोर्टिंग, यानी कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, हाँ उसमें जो चीज़ें कंसिडर जो की जाती है वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, यानी उसके एलिमेंट्स कह सकते हो आप, जो उसमें पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं वो कह सकते हो। तो रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, तो रिपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट दैट इज गुड फ्रॉम ऑफ एंड कंटेन्स, देखो गुड फॉर्म में होना चाहिए और उसमें कंटेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। द रिपोर्ट शुड बी गिवन प्रॉपर टाइटल, हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड पैराग्राफ्स, डिविजन्स, यानी कि रिपोर्ट में क्या कंटेंट होना चाहिए, उसका फॉर्म, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो पहले तो उसका एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए कि द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट उसका टाइटल होगा, फिर उसका प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग टाइटल के बाद एक रिपोर्ट है तो रिपोर्ट लिखने के बाद उसका प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, सब हेडिंग अगर आपको देने तो वो होना चाहिए, कई डार्क हेडिंग नहीं होते जैसे कि क्वेश्चन हमारे लिए हेडिंग है, तो फिर उसके बाद उसमें पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर के लिख दिया, कहीं कोई पैराग्राफ नहीं आया तो उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, अच्छे फॉर्म में होना चाहिए और उसमें प्रॉपर कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए। उसके बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं, मतलब वो रिपोर्ट कैसा, चलिए तो रिपोर्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंप्लिसिटी, मतलब रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, द रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंट इन अ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। देखो रिपोर्ट है एकदम सिंपल प्रेजेंट किया होना चाहिए और क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई बैड वर्ड्स वगैरह उसमें कभी ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए होने चाहिए, रिपोर्ट एकदम सिंपल तरीके से लिखा होना चाहिए, ये तो एकदम कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, सबमिट ऑन टाइम, देखो रिपोर्ट टाइम टू सबमिट होना चाहिए, speedily in submission submitting a report in an essential elements of a good report should be sent at the earliest and should not be delay। देखो रिपोर्ट है ना स्पीडली लिखा होना चाहिए, सबमिट जब चाहिए होता है तब किया होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसा तैसा बना के दे दिया, पर इसका मतलब ये होता है कि जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, अगर आप टाइम टू टाइम सबमिट ना करो तो फिर वो गलत बात है। हाँ रिपोर्ट जितना डिले करोगे उतना आपके मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त लगेगा। देखो मैनेजमेंट को अगर फ्यूचर प्लान करना है, हाँ फ्यूचर पॉलिसीज़ बनानी है, तो एक बार मैनेजमेंट अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट मिल जाए तो वो अपने जो चेंजेस है वो कैसे वो फ्यूचर में कितना प्लान करना है वो कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। तो उनको जो डिसीजन लेना है फ्यूचर में, तो उसके लिए रिपोर्ट जितना अर्लीस्ट आए ना, रिपोर्ट जितना जल्दी मिल जाए ना उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहता है। जैसे कि हम अगर कोई टेस्ट करने जाए लेबोरेटरी में और लेबोरेटरी वाले हमारा जो ब्लड है वो लेके फिर रिपोर्ट हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करें तो हमें भाई पता चले कि भाई हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, हाँ हमें कितना जानने में कितना जल्दी होता है कि रिपोर्ट कैसा आएगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम होता है यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए कि अगर आपने वो काम कर लिया है तो उसका रिपोर्ट जितना जल्दी मिल जाए उतना उनके लिए फ़ायदा है, जितना डिले होगा उनके लिए उतना नुकसान है। तो ये एक एकदम ईजी एग्जांपल आपको दे दिया है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट देखें तो वो है रिलेवेंसी, मतलब वो उसमें क्या होना चाहिए, द रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली टू द पर्सन हु नीडेड दैम, समटाइम द रिपोर्ट आर सेंट टू द वेरियस डिपार्टमेंट एंड सीक्रेसी विल नॉट बी मेंटेन एंड एक्सपेंडिचर विल बी मोर। देखो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार रिपोर्ट जब आप प्रेजेंट करते हो ना
तो उसमें रिलेवेंसी होनी चाहिए, मतलब जिसको चाहिए उसी पर्सन को दो। कई बार ऐसा होता है कि हमें रिपोर्ट पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बनाया हो, मतलब उनकी मिस्टेक ज़्यादा हो, तो रिपोर्ट उन वेरियस डिपार्टमेंट के लिए बनाना चाहिए। हाँ, फिर उसमें क्या होता है, अगर सीक्रेसी, अगर खुफिया जो जानकारी है वो मेंटेन ना हो, हाँ, मैनेजमेंट ऑडिट की जानकारी कई और लोगों को मिल गई, तो फिर उसमें क्या होगा, बिजनेस को एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और वो अच्छे से बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट जिस डिपार्टमेंट को है उसी डिपार्टमेंट को दो। सपोज सेल डिपार्टमेंट की गलती है तो मैनेजमेंट रिपोर्ट उनको थमाओ। हाँ, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है तो मैनेजमेंट रिपोर्ट उनके लिए बनाओ, उनको समझाओ कि भाई आपकी गलती है। हाँ, उससे दूसरे डिपार्टमेंट को दोगे ना तो वहाँ पे सीक्रेटली मेंशन नहीं होती, मतलब आप कोई जानकारी जो नहीं देना चाहते वो दे दोगे तो फिर आगे जाके बिजनेस के एक्सपेंसेस पे उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंसिस्टेंसी, मतलब एक जैसा हर बार बनाना चाहिए। There should be a consistency in preparation of reports. The comparability of report will be possible only if there are consistency. देखो ये कंसिस्टेंसी पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहा है कि बिजनेस का जो ऑडिट रिपोर्ट है, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, वो एक जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हर साल के रिकॉर्ड के साथ उसको कंपेयर कर सकें। अगर आप कंपेयर कर पाओगे तो ही हम कह सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट अच्छा है, हाँ ये पिछले साल से इस बार हमारा मैनेजमेंट का वर्क काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कब कर पाओगे? जब उसमें एक जैसा कंसिस्टेंसी हो, हाँ एक जैसा रिपोर्ट हो तो ही हम कंपेयर कर पाता है। तो ये बहुत ही ईजी पॉइंट है कि रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, तो रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है। चले नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो वह है एक्यूरेसी, यानी द रिपोर्ट शुड बी रीजनेबल एक्यूरेट। रिपोर्ट समटाइम विल बी approximated but approximation should not be done up to the level where information losses इन फॉर्म एंड यूटिलिटी। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी रिपोर्ट में एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब जो है वो दिखाना है वो दिखाया होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन शुड नॉट बी डन। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं कि चलो आपने अप्रोप्रिएट लिख दिया, मतलब लमसम लिख दिया आपने, जैसे जो पर्टिकुलर अमाउंट दिखाना चाहिए उसके आजू बाजू वाली अमाउंट दिखा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, जो इन्फॉर्मेशन लॉस हो चुकी है उसके कारण आप वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो रिपोर्ट में एक्यूरेसी भी होना ज़रूरी है। ये पॉइंट आपको वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है, समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के ये जितने सारे पॉइंट्स हैं ना, आप कहीं पे भी देखने जाओगे ना ये पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। ये मैंने आपके लिए स्पेशली ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर किया है। सो आपके लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट का ये पूरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? चलिए, जो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट है उसके बारे में कोई और भी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेने जा रहे हैं कंट्रोलेबिलिटी। The report should be addressed to appropriate person in respective responsibility centers and its variance should be mentioned। यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस आपको कंट्रोलिंग पर्पज़ ये ऑडिट रिपोर्ट में यूज़ करना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट पर्सन का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए कि आप ये पर्सन के लिए ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी दिखानी चाहिए। अगर कोई वेरिएंसेस है उसको भी दिखाओ, ताकि पता चले भाई बिजनेस का ऑडिट रिपोर्ट हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। रिपोर्ट तो वही होता है ना कि अच्छा हो तो अच्छा दिखाता है, बुरा हो तो बुरा दिखाता है, यानी उसमें कंट्रोल पर्पस पर्टिकुलर पर्सन का नाम होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, उसका वेरिएंसेस अगर कोई गलती हुई हो उससे वो भी मेंशन करना चाहिए, जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ तो रिपोर्ट में बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वो हम कह सकते हैं कॉस्ट कंसिडरेशन। अब कॉस्ट के बारे में भी जानकारी है। द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट शुड ऑल्सो बी द कंसिडर्ड एंड it should not be accessed the advantages derived from such reports। देखो उसमें है ना कॉस्ट की चीज़ें भी पर्टिकुलर दिखानी चाहिए। जो आपने प्रेजेंट किया है, जो रिपोर्ट बनाया हुआ है, वो कॉस्ट की चीज़ें कंसिडर करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जो एडवांटेजेस होता है रिपोर्ट जो बनाने का फ़ायदा है वो सही में हुआ है। यानी मैनेजमेंट ऑडिट आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि कॉस्ट के रिकॉर्ड सही थे गलत थे वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट दैट इज़ कंपेरेबिलिटी। ये आगे वैसे आ चुका है पर फिर भी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन अलग से कर सकते हो। कंपेरेबिलिटी आ चुका था कंसिस्टेंसी में। द रिपोर्ट सिस्टम इज मेड टू द हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग करेक्ट डिसीजन एंड इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प इन फाइंडिंग आउट डाइवेशन एंड वेरिएंसेस।
देखो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना कोई भी अलग अलग डाइवेशंस होता है, यानी कि अलग अलग जो चीज़ें होती है या फिर वेरिएंसेस होता है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं आगे जाके, ताकि पता चले कि मैनेजमेंट ने करेक्ट डिसीजन लिए थे या नहीं लिए थे, उन्होंने एफिशिएंट वर्क किया था या नहीं किया था। तो कंपेयर करने के लिए ये रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, वो कंपेरेबल हो ऐसा होना चाहिए। चलिए अब लास्ट एलिमेंट देख लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट along with the promptness, the frequency of report is also sufficient. The timing of reporting will be depends upon the nature of information and its purpose. This report are present and appropriate person. देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो रिपोर्ट बनाया हुआ है उसमें पर्टिकुलर टाइमिंग, उसका जो नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फ्रीक्वेंसी यानी कितने टाइम पे वो बन जाता है, तो उसमें जितना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मतलब आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना वो लंबा होता जाएगा, और जितना उसमें कम वर्क होगा, हाँ जो पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट का अगर आपको रिपोर्ट बनाना है तो वो ईजी हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट हमें ये समझाना चाह रहा है क्योंकि जो रिपोर्टिंग होता है वो डिपेंड्स किसके ऊपर है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड्स है। अगर आपको पूरे फॉर्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रिपोर्ट लिए थोड़ा अप्रोप्रिएट लिखने में, वो बहुत सारे पर्सन को इंक्लूड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएगा, यानी वो रिपोर्ट बनने में टाइम ज़्यादा हो सकता है, फ्रीक्वेंटली उसमें वो रिपोर्ट थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 5 जो एलिमेंट ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूरा शॉर्ट नोट था, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए आज के ये मैनेजमेंट ऑडिट का लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट आप कह सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई एफिशिएंसी ऑडिट इज डन। देखो मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो ना, मैनेजमेंट का दूसरा नाम है उसकी एफिशिएंसी को चेक करना, तो इसके साथ ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। लगभग अभी 5-6 साल में सिर्फ एक बार कहीं ना कहीं ये 2-3 मार्क्स में आ चुका था, अब तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, फिर फ्री नॉलेज के लिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं व्हाई द एफिशिएंसी ऑडिट इज डन। सबसे पहला पॉइंट, एफिशिएंसी ऑडिट इज कंडक्ट टू एक्सेस द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी with which the resources are employed इन बिजनेस। देखो एफिशिएंसी ऑडिट वर्ड पे से ही आप समझ सकते हो वो किसके लिए है, एक्सेस एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हाँ उन्होंने कितना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क किया, एफिशिएंसी उसी पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि मैनेजमेंट ने कितना ज़्यादा उसका उन्होंने यूटिलाइज़ किया, मतलब कितना एफिशिएंटली वर्क किया। तो अल्टीमेटली वो जो रिसोर्सेस है, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ है, उनको कितना अच्छे से यूज़ किया, उसकी एफिशिएंसी की यहाँ पे बात है। क्लियर। फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ, efficiency audit is thus done to the measure efficiency with which management to each level of functioning. It does not take into account द प्रोसीजर अडोप्टेड। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट जो एफिशिएंसी ऑडिट करता है वो एक्चुअली जो अलग अलग लेवल होते हैं मैनेजमेंट की उसके एफिशिएंसी को चेक करता है। सपोज प्रोडक्शन लेवल है, परचेजिंग है, सेलिंग है, तो उसके ऊपर फोकस करता है, अलग अलग लेवल के हिसाब से वो एफिशिएंसी चेक करता है। हाँ वो उसकी प्रोसीजर हुए वो उसको अकाउंट में कंसिडर नहीं करता, मतलब वो ऐसा नहीं कि चलो एफिशिएंसी नापना है तो उसकी ये टेक्निक है उसको यूज़ कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट। It conducted with the overall result for which the compares the result with the predetermined standards and targets। देखो यहाँ पे क्या वो लोग कंसिडर कर रहा है, तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या कंसिडर कर रहा है, तो आपने जो पहले सोचा था प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और अभी जो टारगेट्स है उन दोनों को कंपेयर कर रहा है। आपके जो टारगेट है क्या वो सही में अचीव हुए, तो ही आप बता सकते हो भाई आपने अच्छे से वर्क किया। सपोज मैनेजमेंट ने जो सोचा था वही चीज़ अगर फ्यूचर में हो जाए तो उन्होंने अच्छा एफिशिएंटली वर्क किया, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। तो एफिशिएंसी यानी कि उसको काम की जो टेक्निक है उसको चेक करना, मैनेजमेंट ही एफिशिएंसी का दूसरा सिमिलर वर्ड है। तो एफिशिएंसी ऑडिट अगर आपको समझना है, इसमें थोड़ा सा गप्पे लगाओगे तो भी चल जाएगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन कभी 7 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इसका जिक्र कहीं पे भी आपकी कोई बुक में नहीं है, फिर भी यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स में एक बार पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया। क्लियर।
चलिए, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है वो हम टॉपिक के यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंसिडर करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑडिट में अब तक यूनिवर्सिटी में जो भी एमसीक्यू पूछे उसको यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ। जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट है वो ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 4 है। उसमें ज़्यादातर एमसीक्यू कॉस्ट ऑडिट के पूछे हैं। अब तक मैनेजमेंट ऑडिट के बहुत ही कम एमसीक्यू पूछे गए, क्योंकि वो चारों चैप्टर के कंबाइंड एमसीक्यू अब तक आ रहे थे, इसीलिए इस टॉपिक में से कम पूछते थे। पर अब लास्ट 1-2 साल से आपको पता है अब हर एक यूनिट के साथ एमसीक्यू आता है, तो इसमें मैनेजमेंट ऑडिट के एमसीक्यू 100% आने के चांसेस है। चलिए, तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑडिट का फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वॉज कॉइन्ड इन इंडिया। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी श्रीलंका। आंसर आएगा सी यूएसए। यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट का कंसेप्ट किसने कॉइन का मतलब होता है डेवलप, सिमिलर वर्ड है, किसने डेवलप किया था भाई? तो यूएसए ने। ये आपको याद रखना है। जनरली फॉरेन कंट्रीज होती है जो ऐसे कंसेप्ट डेवलप करती है, तो मैनेजमेंट ऑडिट का कंसेप्ट यूएसए ने दिया था। सेकेंड एमसीक्यू, दैट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। भाई मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए to give advice as to report to management, option B to evaluate improve efficiency of management, option C to get familiar with the drawbacks of management, option D all of above। भाई मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव तो ABC तीनों है, मतलब आंसर आएगा डी ऑल ऑफ अबव, क्योंकि वो मैनेजमेंट को एडवाइस भी कर रहा है, इवेल्युएट भी उसकी एफिशिएंसी को कर रहा है, एंड जो फेमिलियर ड्रॉबैक्स है, हाँ, जो उसके साथ जुड़े हुए ड्रॉबैक्स है उसको भी वो दिखा रहा है कि ये चीज़ों में आपको सुधार करना चाहिए। तो ये सारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। चलिए, एमसीक्यू का सफ़र आगे बढ़ाते हुए अब नंबर 3, विच वन इज नॉट द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ऑप्शन ए एफिशिएंसी ऑडिट, ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी ऑडिट, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑडिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर आएगा सी कॉस्ट ऑडिट। भाई मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप नहीं है, तो एफिशिएंसी उसका स्कोप है? हाँ है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है भाई, वो तो उसका स्कोप है ही, एफिशिएंसी को चेक की ही जाती है। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है समृद्धि। हाँ, आपने कितना अपने बिजनेस को समृद्ध किया, आपने कितना उसमें इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट गुजराती होता है समृद्धि। हाँ, आपने कितना उसमें डेवलप किया। हाँ, तो मैनेजमेंट ने अगर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो उन्होंने बिजनेस को प्रॉपर्टी यानी कि उसको समृद्ध बनाया होगा, राइट, उसको डेवलप किया होगा, तो वो भी उसका पार्ट है। कॉस्ट ऑडिट उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट तो टोटली डिफरेंट है ना। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि कॉस्ट रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के लिए, पर कॉस्ट ऑडिट नहीं किया जाता। मैनेजमेंट ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट टोटली डिफरेंट है, तो ये तो आपके समझ में आना चाहिए। आगे हमने ऐसा देखा था कि कॉस्ट रिकॉर्ड को वो रिव्यू कर रहा है, चेक कर रहा है। हाँ, कॉस्ट रिकॉर्ड देख सकता है, पर उसको ऑडिट पूरा नहीं करेगा वो। हाँ, चेक करेगा, मतलब वो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड जो उसके रिलेशन में है वही कॉस्ट रिकॉर्ड को वो चेक करेगा। तो कई लोग इसका आंसर गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप कॉस्ट ऑडिट नहीं है, जो है वो याद रखो। ऑप्शन नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। कंपोनेंट यानी उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनल ऑडिट, ऑप्शन बी एफिशिएंसी ऑडिट, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी ऑडिट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें भी आंसर आएगा ए इंटरनल ऑडिट। अब देखो, मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट जो नहीं है वो इंटरनल ऑडिट है। तीनों सारे ऑप्शन में से ए जो है वही आपको सिलेक्ट करना है। ये भी मैंने अभी समझाया था। अगर रट्टा मारा हो ना तो ये ऑप्शन क्यों आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, पर अगर पता हो ना तो आप कर पाओगे। अच्छा, इंटरनल ऑडिट वो उसका है ना टेक्निक है, कंपोनेंट मतलब पार्ट जो उसमें काम करना है, स्कोप में वो नहीं आता। ये भी स्कोप का ही एमसीक्यू आपको पूछा है नंबर 4 भी, तो मतलब यही क्या यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि इंटरनल ऑडिट उसके कंपोनेंट में नहीं है, मतलब उसका भाग नहीं है, उसका स्कोप नहीं है। समझ रहे हो आप? तो इंटरनल ऑडिट इज अवर करेक्ट आंसर। अब तक यही एमसीक्यू यूनिवर्सिटी में है, इससे ज़्यादा एमसीक्यू यूनिवर्सिटी वाला अब तक नहीं पूछा है। तो टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। पूरा मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको यूनिट नंबर 4 यहाँ पे इसके साथ कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? तो अब तक जो हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें आप याद रखोगे। आज के लेक्चर में जो करवाए वो भी सारा नोट डाउन करोगे। जैसे 3 क्वेश्चन हमने करवाए, फर्स्ट क्वेश्चन के सिर्फ पॉइंट लिखोगे टेक्निक के, सेकंड क्वेश्चन पूरा राइट डाउन करोगे, थर्ड क्वेश्चन एफिशिएंसी ऑडिट तो एकदम शॉर्ट है उसको भी लिख लोगे और सारे एमसीक्यू रेफर करोगे। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। जय माता जी, ऑल ऑफ यू।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.